बाद एक चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बाइनोमियल थ्योरम में जो अभी तक आपने डिस्कस किया उसमें कुछ बातें और ऐड कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे आज ओवरऑल सभी मिला जुला के। अभी तक आपने एक इंट्रोडक्शन की पहली क्लास करी थी बाइनोमियल थ्योरम की। दूसरी क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपांशन लिखा है a प्लस बी रेज टू दी पावर n का जनरल टर्म। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपांशन लास्ट में आपने देखे थे, और लास्ट हेडिंग थी कल आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी रेज टू दी पावर n। और एक लास्ट क्वेश्चन कल आपने किया था √2 प्लस 1 पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 पावर 6, जिसका आंसर आपका कितना था, 196 की 192? 198 99 इंटू 2, 198 आंसर आता था। तो वो एक लास्ट क्वेश्चन आपने किया था। नाउ कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। नोट में आप इनको नोट करिए पॉइंट्सों को, और फिर ओवरऑल क्या बोलना सर, हाँ थोड़ा सा है अभी इशू, हो जाएगा सॉर्ट आउट। तो नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है, सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर इन पर बेस्ड ओवरऑल अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट पेज और पॉइंट नंबर 1, इसको आप नोट डाल लें। नोट में कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन लिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में प्रोग्रेशन में कुछ टर्म्स लिखे थे। प्रीवियस चैप्टर में आप कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करते थे। यहाँ भी यदि आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं। तो कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड आपने फाइंड करना है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, ये पता कर लेंगे कि वो टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा टर्म होगा। और बाकी फिर बिगिनिंग से तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ही, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपने पढ़ा TR+1 वो है। सो हियर वी राइट फर्स्ट फॉर्मूला कि इफ यू हैव टू फाइंड एनी पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड, तो फॉर्मूला लिखिए इन the expansion of a plus b raised to the power n pth term from the end is n minus p plus 2th term from the beginning. This is the formula when we have to calculate a particular term from the end in any binomial expansion. यहाँ पर n वो इंडेक्स है, p ये वाला p है जो भी टर्म आपको फाइंड करना। जैसे इफ यू हैव टू फाइंड द फिफ्थ टर्म तो p का वैल्यू 5 हो जाएगा, यहाँ पर p की जगह 5 डाल दीजिए। n आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा a प्लस बी पे होल पावर जो होगा वो n होगा। तो हम ये पता कर लेंगे कि फ्रॉम द एंड आपसे कोई पर्टिकुलर टर्म पूछा है तो वो फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा टर्म होगा। एंड बाय यूजिंग दिस वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन भी अपन इस पर देख लेते हैं साथ में, ताकि आपको इसका यूटिलाइजेशन और ज्यादा समझ में आ सके। फॉर्मूला लर्न करिए कि pth टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो n माइनस p प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगा। नाउ वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस, जैसे सपोज क्वेश्चन है फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड,
find fifth term from the end in the expansion of x cube upon 2 minus 2 upon x cube whole raised to the power 9। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, यहां पर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम दी एंड फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में when we have to calculate a particular term, we have to calculate fifth term from the end। तो अपन by using this formula n की जगह पर 9 है, p की जगह पर 5 है, प्लस 2 फ्रॉम दी बिगिनिंग हो जाएगा। तो दिस इज सिक्स्थ टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग। तो जो एंड से फिफ्थ टर्म होगा वो बिगिनिंग से सिक्स्थ टर्म होगा इस एक्सपांशन के लिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर 10 है। तो आप बिगिनिंग से सिक्स्थ टर्म आप इस एक्सपांशन का फाइंड कर लीजिए। तो वी नो दैट कि T6 कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा T5+1 और T5+1 के लिए फॉर्मूला अपने पास होता है 9C5 फर्स्ट टर्म पे पावर 9-5 और सेकेंड टर्म पे पावर मतलब -2 अपॉन एक्स क्यूब पे पावर 5 का लेंगे। ये देखिए अपन ने ये फॉर्मूला यूटिलाइज किया है जनरल टर्म का। किसी भी एक्सपेंशन में जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला TR+1 के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा NCR फर्स्ट टर्म पे पावर n-r और सेकेंड टर्म पे पावर r। ये फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। सो हमको सिक्स टर्म कैलकुलेट करनी थी, तो 6 को पहले 5+1 के फॉर्म में लिखा, उसके बाद n आपका इंडेक्स है 9 है, r की जगह पर आपने 5 यूज करना है। फर्स्ट टर्म ये पूरा होगा और सेकेंड टर्म जब लिखेंगे तो विद साइन लेते हैं। सेकेंड टर्म ये पूरा काउंट होगा, विद साइन लेना है आपको। तो दिस इज अवर सेकेंड टर्म। नाउ वी कैलकुलेट इट फर्दर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सो देयरफॉर अवर सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज 9C5 और 9C5 जो है वो 9C4 के बराबर होता है, ये आप जानते हो। और 9C4 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 9, 8, 7, 6 और नीचे 4, 3, 2, 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ 9C4 एंड इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो x पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 और इनटू माइनस पर ऑड पावर है इसलिए नेगेटिव साइन देगा, 2 पावर 5 आएगा और x पावर 15 हो जाएगा ना। जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये 4, 2 जा 8, 3, 3 जा 9 और अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। सो देयरफॉर T6 इज नेगेटिव साइन सामने आएगा, 2 से ये और कैंसिल हो जाता है। ये देखिए 2 पावर 4 इससे कट जाएंगे तो 2 छोड़ देगा यहाँ पर। और अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो सर 126 आएगा, ठीक है। 126 डिवाइडेड बाय x पावर 3 इज योर आंसर। तो इट इज -126 होल डिवाइडेड बाय x क्यूब। दिस इज योर आंसर। 126 नहीं आता बेटा, 252 आएगा। मल्टीप्लाई भी करा ना 2 से। नो सर मैंने वो T6 का बताया था। ठीक है। So it is -252 upon x cube. This is the correct answer. नोट कर लीजिए आप इसको। Take the screenshot of this. This is our first note और वो फर्स्ट नोट का यूटिलाइजेशन हमने यहाँ पर देखा कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट
कि वो पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कितना होगा, और फिर फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है. दिस फॉर्मूला ऑलवेज यूज व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट अ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरू से जब कैलकुलेट करना है तो हम ये नोट कर लें इसको. सर बोलो. सर वन मोर एग्जांपल. एक और तो कोई भी ले लो आप, इसी क्वेश्चन को ले लो. इसमें अब आप ऐसा करो कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड. अब यदि मैं आपको यहाँ पर फाइंड फोर्थ टर्म बोलता हूँ तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, और ये 9 माइनस 4 5 प्लस 2 सेवेंथ टर्म हो जाएगा. अब सेवेंथ टर्म जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 प्लस 1 आएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 6 लिखोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और फिर फर्दर कैलकुलेट. इसी क्वेश्चन में आप और भी बना सकते हो कि फिफ्थ टर्म पूछा है फ्रॉम दी एंड, आप सिक्स टर्म निकाल लें, आप सेवेंथ टर्म फ्रॉम दी एंड निकाल लें, आप सेकंड टर्म फ्रॉम दी एंड निकाल लें, आप एट्थ टर्म फ्रॉम दी एंड निकाल लें. तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी पे भी बेस होके बना सकते हो. ठीक है. और आगे जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे तो अपन उसको और ट्राई करेंगे. तो आपको यदि प्रैक्टिस करनी है तो आप और भी क्वेश्चन इसमें बना सकते हो. जरूरी नहीं है फिफ्थ ही निकालो, आप सिक्स टर्म फ्रॉम दी एंड निकाल लो, आप सेवेंथ टर्म फ्रॉम दी एंड निकाल लो. तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो. मेन है कंसेप्ट समझना, और उससे भी मेन है ये फॉर्मूला याद रखना. इसको याद रखो. ठीक है. और अपने पे विश्वास रखो कि ये फॉर्मूला है, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो अपन बना ले जाएंगे. मेन बस ये है कि वो फ्रॉम दी एंड फ्रॉम दी बिगिनिंग कौन सा होगा. वंस वी गेट फ्रॉम दी बिगिनिंग सो आप आंसर कर सकते हो. इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ नोट में. सो मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 2. नोट हमारा चलता रहेगा. हम फर्स्ट नोट ऐसे ही लिखे हुए हैं और अपन सेकंड नोट पे चल रहे हैं. और अपना सेकंड नोट है ये. जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशन में. तो सारा कुछ हम a प्लस बी पावर एन इस एक्सपांशन के लिए लिख रहे हैं. तो इस एक्सपांशन में यदि आपको r प्लस वनथ टर्म को, कोई पर्टिकुलर टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से कैलकुलेट करने आए या डिवाइड करके आए, टी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई टी आर का वैल्यू आपसे पूछा हो, तो टी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई टी आर जो होता है इट इज एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू बी अपॉन. इससे आप बहुत सारे कैलकुलेशन के कम से कम 4 से 5 स्टेप्स आप सेव कर लोगे. तो ये कैलकुलेशन में आपकी बहुत मदद करता है कि जब आपको इस एक्सपांशन में दो टर्म्स का डिवीजन चाहिए तो उसकी जो वैल्यू होती है, ये वाला आर ये है, एन वो इंडेक्स है, और बी और ए फर्स्ट और लास्ट टर्म. और अब मैं आपको इसमें ये बता रहा हूं कि एक्चुअल ये डायरेक्ट लर्न करने से आपने कितने स्टेप सेव कर लिए. तो वो आप देखें कि मतलब इस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं. तो अपन इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. टी आर प्लस वन अपॉन टी आर आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे. इसके बाद आप आर प्लस वन एट टर्म का वैल्यू डालोगे. तो टी आर प्लस वन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर फर्स्ट टर्म पे पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म पे पावर आर. फिर आर टर्म क्या होगा, एन सी आर माइनस वन, फर्स्ट टर्म पे पावर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे
और सेकेंड टर्म पे पावर, तो ये तो आप पहली स्टेप बनाओगे। इसको डायरेक्ट लर्न करने से कितने स्टेप्स का फायदा होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। कैलकुलेशन में आप ऐसे ही जाओगे और अब इसको आप जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो NCR अपॉन NCR माइनस 1 इंटू, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनाएगा आपका B अपॉन ए, ये B बाई ए बन जाएगा। ए की पावर से एडजस्ट करो, मतलब ये पावर को जब नीचे लाओगे तो n माइनस आर कट जाएंगे, केवल नीचे क्या बचेगा a, और इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर क्या बचेगा b। सो ये जो पूरी a और b की पावर्स है इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये b अपॉन ए बना देता है डायरेक्ट, जो आपको दिख भी रहा है। अब मेन है ये चीज कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 की वैल्यू n माइनस आर प्लस 1 आती है, ये अपन को याद रखना है और मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। एक्चुअली अपने पास जो रिजल्ट है TR प्लस 1 अपॉन TR का, उससे एक कंक्लूजन पे अपन ये पहुंचते हैं कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 का वैल्यू n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर होता है। ये आपने लर्न करना है, यही हम यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो ये हमारा पूरा रिजल्ट बन जाएगा। तो आपने ये तो याद रखना ही है, और यदि ये याद नहीं हो रहा तो आप ये याद रखें, क्योंकि मैक्सिमम बातों में आपको ये नहीं बनेगा, कहीं कहीं जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीज बनेगी, और ये चीज का वैल्यू n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर होता है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। और कैसे होता है, यदि आप याद नहीं रखोगे तो कितना टाइम लगेगा वो अब आप यहाँ पर देखो कि when we calculate this NCR अपॉन NCR माइनस 1 का वैल्यू, NCR आपको लिखा के मैंने दिया है, NCR का वैल्यू कितना होगा, तो देखो मैं NCR को लेके चल रहा हूँ। NCR का वैल्यू आपने लिखा है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब NCR माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो r की जगह r माइनस 1 लिखना है, तो वो कितना आएगा n फैक्टोरियल अपॉन, जहां r लिखा है वहां r माइनस 1 लिखिए, ये आता है। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि आप इनकी वैल्यू डालोगे, तो मैंने वैल्यू डाल दिया। अब ये n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद ये टर्म आपकी ऊपर आ जाएगी। तो n माइनस आर प्लस 1 को हमने लिखा है n माइनस आर प्लस 1 और उससे एक कम फैक्टोरियल, ये वाला r माइनस 1 फैक्टोरियल रिमेन्स एज सच, ये वाला n माइनस आर फैक्टोरियल रिमेन्स एज सच, और दिस r फैक्टोरियल कैन बी रिटन इतना। मतलब ये क्या किया, ये वाला जो टर्म है ये पहले ऊपर कर दिया, और फिर ये जो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है इसको आप लिख सकते हो n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर। जैसे 5 फैक्टोरियल होता है तो 5 फैक्टोरियल को आप लिखते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, एक कम फैक्टोरियल हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अब n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएंगे, और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएंगे, जो बचा वो आपका आंसर। तो ये चीज आपने लर्न करनी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, और यदि आप लर्न नहीं करोगे तो लगभग हर क्वेश्चन में आपने इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये आप डायरेक्ट लर्न कर लो तो बड़ा आप टाइम सेव करके ले जाओगे अपना। इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है यू लर्न दिस वैल्यू NCR अपॉन NCR माइनस 1 का वैल्यू n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर होता है। दिस इज अवर सेकेंड रिजल्ट कि किसी पर्टिकुलर एक्सपांशन में दो टर्म का रेशियो आए तो वो दो टर्म का रेशियो के लिए फॉर्मूला ये है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर डिवाइडेड बाय b बाई ए इंटू b बाई ए। याद रखें बड़ा टर्म ऊपर है, छोटा टर्म नीचे है, नोट कर लीजिए इसको।
अब आप इसे एक नोट का यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में देखिए कि हाउ वी यूटिलाइज दिस इन अ क्वेश्चन। ये कंसेप्ट को आप किसी क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई करिए आप। ये नीचे की पूरी कैलकुलेशन हटा देता हूँ, ये तो वेरिफिकेशन है, फॉर्मूला रहने देता हूँ। सर क्या हुआ सर? पागल लड़की। कौन बे? माइक बंद कर से। क्या अनुराग, क्या बच्चों के साथ बैठा रहता है तुम? सर मैं नहीं था सर, साहिल था, साहिल था। सर मैं वो बुक लेने गया था तो इसने मोबाइल हाथ में ले ली थी। तो क्वेश्चन लिखो। If the second, third, and fourth term in the expansion of question as per base, if second, third, and fourth term in the expansion of x plus a raised to the power n are 240, 720, 1080. Respectively, then find the value of n. Then find the value of n. तो आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए दो दो टर्म्स का रेशियो यहाँ पर आपको दिया है। इस सेकंड टर्म आपको इस एक्सपांशन का 240 दिया है, थर्ड टर्म 720 दिया है और फोर्थ टर्म 1080 दिया है। तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये जो कंसेप्ट है इसको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन में अपन क्या लेके चलेंगे? सबसे पहले मैं थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके लिख लेता हूं। तो T3 अपॉन T2 थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, मतलब हमारा r का वैल्यू 2 है और इंडेक्स तो हमको n ही दिया है और r की जगह पर अपन कितना ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। तो n की जगह n लिखना है और r की जगह 2 लिखना है। तो ये कितना बनेगा? n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 और इनटू क्या होता है? b बाई ए। b मतलब सेकंड टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म। तो कितना आएगा? a बाई एक्स। और ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 720 डिवाइडेड बाय 240 है ना। सेकंड को थर्ड से, थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया, मतलब 720 डिवाइडेड बाय 240, तो दिस गिव्स यू 3। एक रिलेशन तो ये बन जाएगा जब मैं सेकंड को थर्ड से डिवाइड करूंगा। और अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं डिवाइड कर रहा हूं फोर्थ को थर्ड से, मतलब T4 अपॉन T3 लेके चल रहा हूं। फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, तो अब मैंने r की जगह 3 लिखा है। तो ये कितना बन गया? n माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3, b बाई ए मतलब वही a बाई एक्स। और ये आपको दिया है 1080 डिवाइडेड बाय 720, 0 कैंसिल हो गया, 108 अपॉन 72, 3/2 आता है। तो जब 1080 को 720 से डिवाइड करेंगे तो दिस गिव्स यू 3/2। So now we have two relations. With the help of this, we get these two relations. और अब इसमें भी मैं क्या कर रहा हूं?
दोनों इक्वेशन को फिर से डिवाइड कर दो, क्योंकि मेरे को किसका वैल्यू फाइंड करना है, n का। मैं a बाई एक्स को हटा रहा हूं, तो मैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दे रहा हूं अब, और डायरेक्टली वी गेट अवर n। तो देखिए अगले स्टेप में ये नोट हटा रहा हूं अभी। और ये है पेज नंबर 3, और ये रहा आपका। जब अपन सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन है हमारी n माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3, या इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का 2 n माइनस 2 अपॉन 3 a बाई एक्स। इसको अपन ने डिवाइड करना है इस इक्वेशन से, विच इज n माइनस 1 अपॉन 2 a बाई एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 3 बाई 2 अपॉन 3। सो दिस गिव्स यू, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 2 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 is equals to 1 upon 2. Now this gives you 4n minus 8, 3n minus 3, and the final answer is n equals to 5. So note कर लीजिए, this is your correct सर answer. आपने इधर इक्वेशन 2 माइनस 1 लिखे है। कहाँ पर डिवाइडेड बाई है वो, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो अब नोट कर लीजिए, दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ अवर सेकंड रिजल्ट। ये सेकंड रिजल्ट का यूटिलाइजेशन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और यदि आप इस रिजल्ट को याद नहीं रख सकते या नहीं रखते, तो आपको पूरी थर्ड टर्म लिखनी पड़ेगी, पूरी सेकंड टर्म लिखनी पड़ेगी, फिर कैलकुलेशन करोगे, तब जाके आप ये स्टेप पे पहुंचोगे। तो यहाँ पर वो 2-3 और यहाँ पर वो 2-3 स्टेप्स आपके सेव कर दिए, तो ये फॉर्मूला आपको वहां पर हेल्प करेगा। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, सॉरी नोट नंबर 3 और 4 ऑलमोस्ट सेम है, और बहुत जो है वो आप बड़े इजीली बता सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट आप याद रखें तो ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन में। तो फोर्थ नोट की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड और फोर्थ नोट, नोट 3 है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 in the expansion of x minus 1, x minus 2 up to x minus n is equal to minus n plus 1 upon 2.
ये आपने याद रखना। ये टोटल n टर्म्स का प्रोडक्ट है और आप जान रहे हो यदि मैं n तक नहीं जाता, मैं केवल 2 तक जानता हूं। इन 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, x पे हाईएस्ट पावर 2 आएगा। यदि मैं ऐसे ऐसे 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनाएगा, x पे हाईएस्ट पावर 3 आएगी। और जब मैं ऐसे ऐसे n को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, मतलब x पे हाईएस्ट पावर n आएगा। तो यदि मैं इस पर्टिकुलर में x पावर n का कोएफिशिएंट आपसे पूछता, द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n, तो वो 1 होता। बट आपसे पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1, एक कम। तो उसके लिए फॉर्मूला -n प्लस 1/2 है। कैसे, वो भी आप समझे। यदि आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएं, पहले अपन 2-3 छोटे छोटे से एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं इससे रिलेटेड। कि मान लो जैसे मैं केवल 2 को मल्टीप्लाई करूं, तो जब आप x माइनस 1 में x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको ये मिलेगा, ये मिलता है। सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हो। अब इसमें आपको जो है, ये जो 3 लिखा गया है, एक्चुअली ये जो 3 है, ये 3 1 प्लस 2 है, ऐसा है। ऐसे ही जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो कितने डिग्री का बनेगा? 3 डिग्री का बनेगा, x पावर 3 बनेगा। फिर यहां पर जो बनता है वो बनता है 1 प्लस 2 प्लस 3x²। फिर आगे कुछ कुछ और टर्म आएगी, वो अपन नहीं लिख रहे। फिर ऐसे ही जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, तो ये क्या बनाएगा? x पावर 4। और यहां पर क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4x³ एंड 4। अभी आ रही है आपके पास समझ में? तो एक्चुअली होता क्या है कि यदि मैं 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो x पावर 2 का कोएफिशिएंट 1 आएगा और x पावर 1 का कोएफिशिएंट 1 प्लस 2 आएगा विथ माइनस साइन। यदि मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो x पावर 3 बनेगा, हाईएस्ट पावर, और उससे एक कम पावर का कोएफिशिएंट क्या बनेगा? इन तीनों का सम 1 प्लस 2 प्लस 3। यदि मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो हाईएस्ट पावर 4 बनेगी, और हाईएस्ट पावर 4 बनेगी तो 3 का कोएफिशिएंट इन चारों का सम होता है, -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4। तो ऐसे ही जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 डिग्री का बनेगा, लेकिन x पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा? वो पांचों का सम, मतलब -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 प्लस -5। So with the help of this, here we say that कि जब मैं n को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये n डिग्री का बनेगा, और एक कम का कोएफिशिएंट x पावर n माइनस 1 का पूछा है यहाँ पर, तो x पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा? सम ऑफ -1, -2, -3, -n। और आप ये जानते हो माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n बनता है, और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है nn प्लस 1/2। ये वही लिखा है। तो दिस इज -nn प्लस 1/2। मतलब ओवरऑल यदि इसका आप एक्सप्लेनेशन देखें तो विद द हेल्प ऑफ दिस, देयरफॉर वी से दैट कि जब मैं ऐसे ऐसे n तक जाऊंगा तो x पावर n बनेगा, और x पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या आएगा? ये आएगा, ये आएगा x पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट। और आप ये जानते हो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है nn प्लस 1/2, इसलिए इसके लिए फॉर्मूला हो गया -nn प्लस 1/2। इसको आप याद रखें
और बिल्कुल इसी थर्ड रिजल्ट से मिलता जुलता आपका फोर्थ रिजल्ट है। और फोर्थ रिजल्ट अब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, सेम रिजल्ट है। और वो ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ x power n minus 1 in the expansion of x plus 1, x plus 2, x plus n is n plus 1 upon, बिल्कुल सेम। यदि ये सब नेगेटिव होंगे तो सामने माइनस साइन आएगा, ये सब पॉजिटिव होंगे तो सामने प्लस साइन आएगा। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू n प्लस 1 अपॉन 2 होती है। तो नोट कर लीजिए ये पेज को, कोई डाउट है तो पूछ लें मैं भी। और चलिए, सो ये हमारे कुछ नोट थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 नोट हमने डिस्कस करे। पहले 2 नोट पर हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं, और तीसरा और चौथा नोट पे तो क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कितने फैक्टर्स आपको दिए हैं। यदि मेरे को 10 फैक्टर दिए हैं और x पावर 9 का कोएफिशिएंट पूछा है तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कितने फैक्टर दिए हैं 10, तो n की जगह 10 डाल देंगे। तो 10 इंटू 11/2 विच इज 55। 55 इज योर आंसर यदि 10 का पूछा है। यदि 9 का प्रोडक्ट दिया है तो कोएफिशिएंट x पावर 8 पूछेंगे और आपने n की जगह पर 9 डालना है, तो फिर आंसर आपका 9 इंटू 10/2 होगा विच इज 45 एंड सो ऑन। तो दिस इज द सर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। इसको याद रखिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। और अब ओवरऑल जितना भी हमने डिस्कशन किया अभी तक, आपने उस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका आंसर करें सभी मिलजुल के। हेलो सर। बोलो। सर वो जो कोएफिशिएंट वाला जो है, जैसे x-1 x-2 x-n तक, अगर उसका होल क्यूब या होल स्क्वायर रहा तो, और फिर किसी का कोएफिशिएंट पूछा तो? किसका स्क्वायर रहा, इन नंबर्स का? हाँ, जैसे वो x-1 x-2 x-n तक लिखा रहा और फिर दोनों साइड ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर या होल क्यूब दिया रहा, तब कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे किसी तब पर्टिकुलर? तब ऐसा नहीं होगा कि वो इसका स्क्वायर हो जाए, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब है हर टर्म का स्क्वायर हो गया, और हर टर्म हाँ का स्क्वायर हो गया तब अच्छा। फिर वो वैसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छा फिर सर। क्रॉस चेकिंग से ही आप जा पाओगे फिर उसमें जो डिग्री दिया है। तो बेसिक क्वेश्चन आपका ये बनता है, तब तो वो काफी लेंदी हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन आपके ये लीनियर पावर के साथ ही बनते हैं। हाँ, इसमें एक चीज ये हो सकती है कि आप ऊपर होल स्क्वायर लगाने के बजाय इन नंबर्स पे यदि स्क्वायर लगाएं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, तब वो फॉर्मूला आपका ये वाला क्या बनेगा, -n+1 2n+1/6, क्योंकि वो फॉर्मूला अपन जानते हैं। यहाँ पर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब दे सकते हैं, वो भी आप जानते हो। यहाँ पे 1 पावर 4 2 पावर 4 n पावर 4 आपको दे सकते हैं। वो फॉर्मूला आपको अभी जानने का है, उसके लिए मेथड आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यदि ओवरऑल स्क्वायर दिया या ओवरऑल क्यूब दिया तब वो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तब बहुत लेंदी हो जाएगा वो टर्म, क्योंकि स्क्वायर करने का मतलब है इतने ही टर्म्स को उतने ही टर्म से और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यदि स्क्वायर कर रहे हो तो इतने ये जो एन फैक्टर लिखे वही एन फैक्टर फिर से सेम रिपीट होके आएंगे, तो फिर तो काफी लेंदी हो जाएगी कहानी। तो अभी तो अपन बाइनोमियल में बहुत बेसिक चीजों पे डिस्कशन कर रहे हैं, और जब अपन मल्टीनोमियल पढ़ेंगे तब जाके वहां पर थोड़ा सा आपको ये बात एक्सप्लेन हो पाएगी। और कोई डाउट किसी को? तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, आप आंसर करें अब।
Question is, if the fourth term in the expansion of px plus x power minus 1 whole power m is 2.5 for all x belongs to R. Then find the value of P and M. सर वो मल्टीप्लाई सिग्निफाई कर रहा है, क्या बोले? वो पॉइंट मल्टीप्लाई सिग्निफाई कर रहा है या नंबर ही 2.5 है? 2.5 डेसिमल है वो. If fourth term in this expansion is 2.5, तो आपको P का और M का वैल्यू बताना है. What are the values of P and M? P कितना होगा और M कितना होगा? आपके पास 2 मिनट है और आपका समय शुरू होता है अब. P, M अलग अलग वैल्यू बतानी है, P की और M की. One minute more, then we will discuss its solution. एक भी आंसर अभी तक नहीं मिला.
चलिए, okay, so here we discuss the solution. देखिए अभी सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आपको बोला है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म मतलब T4, इसको कैलकुलेट करने के लिए T3 + 1 लिखेंगे और क्या होता है फॉर्मूला NC3 फर्स्ट टर्म पे पावर और सेकेंड टर्म पे पावर, और ये जो फोर्थ टर्म है ये 2.5 दिया है, 2.5 का मतलब 5/2, तो फोर्थ टर्म हमको 5/2 दिया था, ये फोर्थ टर्म हमने कैलकुलेट करी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में MC3 रिमेन्स एज सच, P का पावर m-3, x का पावर m-3 और यहां से x का पावर -3, ये 5/2 दिया है। Now this gives you MC3 P का पावर m-3 और x का पावर m-6 5/2। और अब देखिए ये टर्म इस टर्म के बराबर है और राइट हैंड साइड में कहीं भी x की पावर नहीं है, ये फ्री फ्रॉम x है और इसलिए यहां पर ये दोनों टर्म बराबर करने के लिए आपको m का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 6, क्योंकि x पावर 0 हो जाए और x पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि हमको इसको x से फ्री करना है, ये टर्म इसके बराबर है, राइट हैंड साइड में कहीं भी x की टर्म नहीं आ रही है, इसको x से फ्री करना है, तो m का वैल्यू आप कितना लोगे 6। सो फ्रॉम दिस एक्सपेंशन वी गेट m = 6। When we put m = 6 here, so we get what 6c3 p का पावर, m का वैल्यू 6 लिया है तो 6 - 3 3 हो जाएगा, ये x पावर 0 1 हो गया और ये बराबर आपको कितना दिया है 5/2। 63 का वैल्यू 20 होता है, p³ 5/2, so this gives you p³ = 1/8 and hence the value of p is 1/2। तो m 6 आता है और p 1/2 आता है। These are the correct values। तो एक नया कंसेप्ट आपको देखो यहाँ पर देखने को मिला कि इस तरीके से एक इक्वेशन से जब दो अननोन निकालने हैं, वैसे तो आपने जनरली ये पढ़ा है दो अननोन निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड है, बट इस पर्टिकुलर में हमने एक इक्वेशन से ही 2 अननोन निकाल दिए और वो भी इस कारण से क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल वाला टर्म था और राइट हैंड साइड विदाउट वेरिएबल था, तो वो जो एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, एक अननोन है, वो यहां से फिक्स हो जाता है। एंड वंस वी गेट दिस अननोन तो फिर p तो इजीली आ ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द यूटिलाइजेशन एंड values of p and m are 1/2 and 6 respectively। take the screenshot of this। ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था, कल कुछ और बातों के साथ मिलेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना। बाय सर। बाय एवरीवन। सर हाँ बोलो। सर आपने m को 60 क्यों लिया लेकिन? क्योंकि हमको ये टर्म इस टर्म के बराबर दी है और दोनों बराबर तभी हो पाएंगे, वेरिएबल वाला टर्म कांस्टेंट के बराबर तभी होगा जब वो वेरिएबल पे पावर 0 बनेगी, तो हमको एक्चुअली इस पावर को 0 बनाना है और ये 0 बनेगा जब अपन m को 6 लेंगे। सर तो हमेशा अगर पावर को 0 बनाना रहेगा तो फिर हाँ, हमेशा जब भी वेरिएबल वाले टर्म को कांस्टेंट बनाना होगा तो वेरिएबल पे जो पावर लगी होगी उसको आप 0 बनाएंगे, हमेशा यही करेंगे। चलिए, so bye everyone।